हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। और इसके पहले हमने पार्ट 1 इसका पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। हमें पढ़ना था लॉर्ड मैकाले का जो भारतीय शिक्षा है उस पर योगदान क्या पड़ा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक, लॉर्ड मैकाले का भारतीय शिक्षा पर योगदान। विभिन्न विद्वानों ने भारतीय शिक्षा में मैकाले के योगदान की चर्चा निम्न प्रकार से की है, जिसमें से कुछ प्रकार हमारे सामने हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला दिया है, मैकाले का विवरण पत्र भारतीय शिक्षा में ऐतिहासिक महत्व का शैक्षिक अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि भारत में शिक्षा का अस्थायी नीति निर्धारित करने का श्रेय इसी को जाता है। इससे पहले शिक्षा का कोई भी अस्थायी नीति निर्धारित नहीं किया गया था। दूसरा है, भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम निर्धारित करके मैकाले ने बहुत समय से चल रहे प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया था। जो 1813 में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था वो 1833 तक भी चल रहा था, और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर लॉर्ड मैकाले ने इसे बंद कर दिया। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंत का श्रेय लॉर्ड मैकाले को नहीं जाता, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने जो भी नीतियाँ दी और जो भी अंग्रेजी भाषा के महत्व को स्वीकार किया था, इसकी वजह से कुछ समय तक तो यह विवाद रुका रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से यह विवाद अपने उग्र रूप में आ जाता है और इसका समापन करता है लॉर्ड ऑकलैंड। एडम स्मिथ जो है वो अपने शैक्षिक सर्वेक्षण में बताते हैं, और वो शैक्षिक सर्वेक्षण करते हैं, और उनके बाद जो लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड 31,000 रुपये प्राच्य शिक्षा के मुद्रण पर, जो पुस्तकों की छपाई वगैरह पर, यानी कि जो प्राच्य साहित्य है, भारतीय साहित्य है, उसमें 31,000 रुपये के व्यय की बात करते हैं, कि धनराशि के व्यय की बात करते हैं, और इस विवाद को हल करते हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त किया था। मैकाले ने सिर्फ कुछ दिनों तक, मैकाले के प्रयास से वो जो विवाद था कुछ दिनों तक सिर्फ ठहरा रहा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में मैकाले ने अभूतपूर्व कार्य किया। इससे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञानों के द्वार भारत के लिए खुल गए। परिणामस्वरूप भारत ने बहुमुखी प्रगति की। जो मैकाले था उसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। इसने भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, इसकी वजह से भारतीय लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से प्रभावित हुए, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को सीखे, जिसके परिणामस्वरूप भारत में बहुमुखी विकास हुआ, यानी कि टेक्निकल फील्ड में भी, और साथ ही साथ काफ़ी खोज वगैरह हुई। मैकाले ने भारतवासियों के लिए पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान को उपयोगी बताकर उनके अध्ययन पर बल दिया। इससे भारत के लोगों को पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, यानी कि जो पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ मैकाले की वजह से ही। और मैकाले धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पक्षपाती था, इसलिए उसने भारत के धर्म के विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। वह जानता था कि जो भारतीय हैं इनमें धार्मिक आस्था ज़्यादा था, इसलिए उसने भारत में किसी भी प्रकार के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, और यहाँ के धर्म कार्य विधिवत चलता रहा। निस्यंदन सिद्धांत के संप्रत्यय की विवेचना। निस्यंदन सिद्धांत को हमने आपको पहले ही बता दिया है पहले वाले लेक्चर में, कि निस्यंदन सिद्धांत को अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है, या फिर छनाई सिद्धांत कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जो भी उच्च शिक्षा थी, मैकाले का मानना था कि सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह सबके लिए जन शिक्षा के लिए व्यय करे, बल्कि उस धन को सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रखना चाहिए। जो भारत के उच्च वर्ग हैं उनको शिक्षित करना चाहिए, और उच्च वर्ग के संपर्क से निम्न वर्ग में वह शिक्षा छन छन कर आएगा। इससे ही निस्यंदन सिद्धांत कहा गया। अब हम पढ़ेंगे एडम की रिपोर्ट, यानी कि एडम के प्रतिवेदन के बारे में। एडम ने 3 प्रतिवेदन यानी कि 3 रिपोर्ट पेश किए थे, और अगर पूछा जाता है कि एडम किसके समकालीन था,
तो एडम जो है वो लॉर्ड मैकाले के समकालीन था। एडम की रिपोर्ट जो आती है वो 3 आती है। एडम के बारे में पढ़ने से पहले, एडम की जो रिपोर्ट है उसके बारे में पढ़ने से पहले हम एडम के बारे में जानते हैं कि एडम कौन था। कह रहे विलियम एडम एक समर्पित तथा उत्साही मिशनरी था। वह भारत में ईसाई धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से भारत में आया था, किंतु भारतीय संस्कृति और ज्ञान विज्ञान से वह इतना प्रभावित हुआ कि वह भारतीय शिक्षा का महान समर्थक और प्रेमी बन गया था। सन 1818 में वह भारत में श्रीरामपुर आया और उसने बंगला और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। कलकत्ता में वह राजा राम मोहन राय से इतना प्रभावित हुआ कि वह अद्वैतवादी बन गया, यानी कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है उस सभ्यता का पुजारी बन गया। वैदिक सभ्यता से काफ़ी प्रभावित हुआ और तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों का घोर विरोधी हो गया, क्योंकि उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो भारतीयों पर काफ़ी दमनकारी नीतियों को अपना रहे थे। एडम ने बहुत शीघ्र अपने विचारों और कार्यों से कलकत्ता में ख्याति प्राप्त कर ली। उनके मित्र, प्रशंसकों और भक्तों का काफ़ी बड़ा समाज कोलकाता में तैयार हो गया था। एडम की जो रिपोर्ट थे, एडम का सर्वेक्षण और उसके 3 जो प्रतिवेदन थे वो क्या थे। विलियम बेंटिक, जो लॉर्ड गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, उन्होंने 20 जनवरी 1835 को बंगाल और बिहार तथा उससे संबद्ध क्षेत्रों में जो भी शिक्षा प्रचलित थी उसके सर्वेक्षण करने के लिए विशेष कमिश्नर के रूप में एडम स्मिथ को नियुक्त किया और इस कार्य हेतु बेंटिक ने एडम को 1000 रुपये प्रति माह राशि भी प्रदान करने का निर्णय किया। एडम ने काफ़ी उत्साहित होकर शिक्षा व्यवस्था के सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया। एडम ने लगातार 3 वर्षों तक समस्त शैक्षिक गतिविधियों पर नज़र रखा और समस्त जांच के आधार पर इन 3 वर्षों में उसने 3 प्रतिवेदन तैयार की, 1835 का, 1836 का और 1838 का। यह रिपोर्ट एडम ने लॉर्ड ऑकलैंड के समक्ष प्रस्तुत किए थे। तो ये इस रिपोर्ट में क्या थे, इस रिपोर्ट के बारे में जो भी संस्तुतियाँ थी उनके बारे में पढ़ते थे। रिपोर्ट में क्या थी। एडम ने सर्वप्रथम 1 जुलाई 1835 को अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में उसने संपूर्ण बंगाल प्रांत का जो विद्यालय संबंधी आंकड़े हैं उसको प्रस्तुत किया था और उसने अपनी दूसरी रिपोर्ट 23 सितंबर 1836 को तैयार हुई और उसमें राजशाही जिले के नटौर थाने का बारीकी से सर्वेक्षण किया था। एडम का जो तीसरा और अंतिम रिपोर्ट है वो 1838 को पेश होता है। इसमें उसने मुर्शिदाबाद, वर्धमान, तिरहुत, वीरभूमि, दक्षिण बिहार के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था और जो भी तीनों सर्वेक्षण किए थे उसका जो संयुक्त रूप है हम आपको प्रस्तुत करते हैं कि उसका जो सर्वेक्षण था उसमें संयुक्त रूप में क्या कहा था। जो पहला है दिया है इसमें उसकी जो संस्तुतियाँ हैं, भारत में शैक्षिक विकास के लिए जो कार्य किए जाएं, जो योजनाएं बनाई जाएं, वे भारत के शैक्षिक परंपराओं के अनुकूल होनी चाहिए, देसी विद्यालयों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यानी कि भारत के लिए जो भी परंपराएं, जो भी नीति और नियम बनाई जाए वो भारतीय विद्यालयों पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि देसी विद्यालय चाहे वे पाठशालाएँ हो, मकतब या मदरसे, वे भारत के पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के मेरुदंड हैं। यानी कि ये सब भारतीय शिक्षा प्रणाली के हैं, उन्हीं पर आधारित भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीयों को अपनी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में पूरा विश्वास है। यानी कि जो भारतीय हैं, भारतीयों को अपनी शिक्षा प्रणाली में संपूर्ण विश्वास है, इसलिए भारत के लोगों की शिक्षा व्यवस्था और उनकी नीतियों को भारतीय शिक्षा और भारतीय शिक्षण नीतियों का जो भी बनाया जाए वो भारतीयों के लिए, भारतीयों के हित को सोच करके देसी बनाई जाए। दूसरा था राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए भारतीय भाषा, साहित्य, ज्ञान विज्ञान का अध्यापन किया जाए। तीसरा था इन विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था में सुधार परिष्कार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए नॉर्मल स्कूल खोले जाएं।
याद रखिएगा कि जो नॉर्मल स्कूल हैं वो प्रशिक्षण केंद्र हुआ करते थे, वो भी शिक्षकों के लिए। तो जो शिक्षक की व्यवस्था की जाए, पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाए, फिर जाकर उनकी नियुक्ति किया जाए, और शिक्षकों के लिए जो स्कूल खोले जाएं उन स्कूलों के नाम होते थे नॉर्मल स्कूल। इन विद्यालयों को सरकारी और गैर सरकारी सहायता तथा अनुदान दिया जाना चाहिए। जो विद्यालय खोले जाएं उनको सरकारी अनुदान भी दिया जाए और गैर सरकारी यानी कि जो व्यक्तिगत सहयोग है वो भी दिया जाए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतएव यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और ग्रामीण विद्यालयों में कृषि योग्य भूमि दी जानी चाहिए, जिससे छात्रों को कृषि शिक्षा का भी ज्ञान हो और दूसरी ओर विद्यालयों को कुछ आर्थिक सहायता भी हो जाएगी। विद्यालयों के लिए आधुनिक पाठ्य पुस्तकों का प्रणयन प्रकाशन किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों का सहयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए जो शिक्षकों के निरीक्षण निर्देशन का कार्य करे। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए। 9वां था, छात्रों के चारित्रिक विकास का प्रयास किया जाए, क्योंकि यह जो चारित्रिक विकास और नैतिक विकास है ये हमारी शिक्षा की मौलिकताएं हैं। ये वैदिक कालीन शिक्षा से ही हमारी शिक्षा में परिलक्षित होते हैं। 10वां था, छात्रों की परीक्षा की समुचित प्रबंध किया जाए। और अंत में मूल्यांकन में क्या कह रहा है, एडम की जो रिपोर्ट का मूल्यांकन है वो कहता है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि एडम भारत में जन शिक्षा का पक्षधर था। हालांकि उसने जो शिक्षा योजनाएं प्रस्तुत की वह भारतीयों के लिए उपयुक्त होते हुए भी अधूरी थी, क्योंकि इस योजना में न ही भारतीयों की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट थे और न ही पाठ्यक्रम। उसने जो भी योजनाएं बनाई उसमें भारतीयों के शिक्षा के उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं थे और उनके पाठ्यक्रम भी नहीं थे कि उसके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए और कौन कौन सी विषय होने चाहिए। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमि अनुदान देने वाले व्यक्तियों के विषय में सुनिश्चित नहीं किया गया कि कौन से लोग व्यक्तिगत तौर पर भूमि दे सकते हैं। किंतु फिर भी इस योजना में निस्यंदन सिद्धांत का विरोध किया गया तथा भारतीयों को भारतीय आधार की भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन दिया गया। यानी कि जो एडम स्मिथ हैं वो निस्यंदन शिक्षा के विरोधी थे। वह चाहते थे कि भारतीयों में जन शिक्षा का प्रसार हो, लेकिन जो लॉर्ड ऑकलैंड हैं वो निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त नहीं करते हैं। ये निस्यंदन सिद्धांत बल्कि चलता ही रहता है और आगे जाकर ये वुड के घोषणा पत्र जब आता है, वुड्स डिस्पैच जब आता है, उस वक्त इसके बारे में विचार विमर्श होता है। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम ज़रूर ध्यान देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।